हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार, आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, रेलवे का एग्ज़ाम आ गया, चाहे एनटीपीसी हो, अभी तो हाल फिलहाल में एएलपी आने वाला है और बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल लगे हुए हैं, जेई भी है। उन सभी एग्ज़ाम्स में अपना मैथ और रीजनिंग तो आता ही है। तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से जीएस के जो मुझे पसंद आएंगे मैं वो बताता रहूँगा। हमारे पास एक सेट है, ये आपका हुआ था 17/1/2017 में। तो बस इसी को थोड़ा थोड़ा करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। भाई बात इतनी सी है कि मुझे क्या है कि मेरी पढ़ाई जो है वो पेपर के सॉल्व करने से या फिर टीचिंग करते रहने से, पढ़ाते रहने से ही मेरी पढ़ाई हो पाती है। इस वजह से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मेरा आने वाला जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा बहुत हो पाए। सभी का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है। मेरे खुद की पढ़ाई मेरे पढ़ाने की वजह से ही हो पाई, जिस वजह से एक छोटी मोटी नौकरी लग पाई और अभी मैं ग्रुप डी में हूँ। पर मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने चैनल को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ा एग्ज़ाम में भी ऊपर की ओर बढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा अच्छे पोस्ट पे जाना चाहता हूँ। हर किसी को ऐसा चाहिए होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और आप लोग लाइक वाइक कर दें, अगर आपको मन कहे तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 26,000 सब्सक्राइबर तक बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। तो 26,000 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। रीजनिंग के क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं। आपको निर्णय करना है कि प्रश्न का उत्तर के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न हम देखेंगे, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, जो लाइन है वो उसमें कितने व्यक्ति हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको यहीं पे पढ़ा रहने दो। पहला कथन है कि एक आदमी पंक्ति में प्रारंभ से तीसरा है, शुरुआत से वो तीसरा है। क्या इससे पंक्ति में कितने आदमी हैं पता लगेगा? तो मैं कहूँगा मुझे तो नहीं पता चल पा रहा, तो ये मामला ख़त्म हो गया, ठीक। दूसरा है, पंक्ति के केंद्र में एक आदमी 20वां है। हिंदी में पढ़ते वक्त हमको लगता है कि इससे उत्तर मिल जाएगा कि पंक्ति एक लाइन है, उसके बीचों बीच एक आदमी है जो 20वें नंबर पे है। तो इसके आगे जितने लोग रहेंगे उतने पीछे लोग रहेंगे, ऐसा हमें एहसास होता है। तब हमको पता चल रहा है कि पंक्ति में ये कितने आदमी हो सकते हैं। परंतु इसका अंग्रेजी वर्जन हमें पढ़ना होगा। अ मैन इज़ 20th यानी 20वां फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्यू, यानी कि लाइन में सेंटर से 20वां है। भाई बात ये होती है कि सेंटर में 20वें नंबर पे नहीं है, इसकी लाइन है, यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर से 20वें नंबर पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम दूसरे से भी हम नहीं बता सकते कि कहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, मतलब इसमें कितने लोग हैं। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, एक आदमी अंत से 7वें नंबर पे है और प्रारंभ से 14वें नंबर पे है, आखिर से 7वें और शुरुआत से 14वें नंबर पे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में अंत और प्रारंभ से पता हो कि वो किस नंबर पे है, तो उनकी इसी सीधी सीधी गिनतियों को जोड़ देना होता है। 14, 7, 21 हो जाएगा और उसमें से एक घटाना होता है, तब जाके आपको पता पड़ पाता है कि कितने लोग पंक्ति में खड़े हैं। तो 20 लोग पंक्ति में खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीसरा जो कथन है उससे हम उत्तर पर पहुंच सके हैं। मामला यह है कि हमें पता होना चाहिए कि उत्तर मतलब विकल्प में हम क्या लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो विकल्प हमें यहाँ पे दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि केवल 2 कथन पर्याप्त है, तो नहीं। केवल 1 कथन पर्याप्त है, तो नहीं। डाटा अपर्याप्त है, नहीं, हमें डाटा पर्याप्त था। डी वाला विकल्प हम सही जवाब लगाएंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा। हमारे पास एक साइंस का क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC भी कहा जाता है। ये शीतलक ठंडा करने वाले चीज़ों में प्रयोग किया जाता है और इसके वजह से ओजोन परत O3 ओजोन परत इसका क्षय हो रहा है, नष्ट हो रही है। CFC जो है ये आपका इनमें से प्रयोग नहीं होता है। किसमें? रेफ्रिजरेटर में। फ्रिज में क्या प्रयोग होता है? तो हाँ होता है। एयर कंडीशनर AC में प्रयोग होता है, हाँ। पैकिंग सामग्री और मिक्सर चक्की, तो चक्की या मिक्सर में ये प्रयोग नहीं होता। पैकिंग सामग्री में ठंडा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है, जहाँ पे मिक्सर और चक्की लिखा है, जो कि मिक्सर और चक्की में ठंडा रखने या फिर किसी भी खाने को बचा के रखने या फिर ख़राब होने से बचाने का इसमें कोई औचित्य नहीं होता है। तो भैया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन अपना सही होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मिक्सर या चक्की में नहीं होता है। ओके,
रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन को बहुत आसान आ जाते हैं। देखिए बात ये होती है कि सभी क्वेश्चन समान अंक के होते हैं, सभी 1 अंक के हो रहे हैं। गलती करने पर उनका 1/4 या फिर 1/3 अंक काट लिया जाता है। लेकिन बात ये होती है कि इससे पहले वाले जो 2 क्वेश्चन आपने देखे या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो उसमें यही प्राप्त होता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। और जो क्वेश्चन आसान होते हैं उसमें थोड़ा सा प्यार से देख लेना होता है और आपके 20 से 30 अंक जो होते हैं वो 10-15 मिनट के अंदर आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट के अंदर 30 अंक तक आप उत्तर दे पाते हैं पूरे 100 क्वेश्चन में से, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 20 से 30 नंबर के प्रश्न जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि शुरू में आप मुश्किल क्वेश्चंस के पीछे ना पड़े रहें, उन्हें इग्नोर करें, ऐसे आसान क्वेश्चनों की तलाश करें, हर एक क्वेश्चन पर ध्यान देते जाएं। कुछ क्वेश्चन होते हैं 2-4 शब्द लिखने के बाद उत्तर मिल जाता है, जैसे मैथ या रीजनिंग के होते हैं, और कुछ होते हैं बिना लिखे उत्तर आ जाते हैं, तो उन्हें सबसे पहले हल करते जाएं। आप 30 या 40 क्वेश्चन ऐसे हल कर चुके होंगे जो एकदम सही होंगे और आपको नंबर दे रहे होंगे। उसके बाद आपके पास काफ़ी समय बचा रहेगा, तब आप फिर से क्वेश्चन पेपर को जब दोबारा देखना शुरू करेंगे तब आप क्या देखेंगे कि आप 60 से 70 क्वेश्चन तक बड़े आसानी से पहुंच जा रहे हैं, यानी कि आपका पेपर बहुत शानदार हो गया है। तो रीजनिंग का ये क्वेश्चन देखते हैं। अशिक्षित का उल्टा शिक्षित दिखाई दे रहा है, तो बाढ़ का उल्टा क्या होगा? बहुत ही सिंपल बात है, सूखा हो गया भैया। ठीक है, बाढ़ का उल्टा सूखा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है कि तीरंदाजी एक राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अगर ये जीएस के क्वेश्चन आपके सिंपली आपको आते रहते हैं तो आपका जो नंबर है वो जाहिर सी बात है प्लस होना तय है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल आपका तीरंदाजी है। ठीक, और यहाँ पे जापान का मार्शल आर्ट है, चीन का टेबल टेनिस है, और तुर्की का ग्रीस क्या लिखा है वाट्सलिगी, जो भी हो भाड़ में जाए। आइए अब हम देखते हैं एक गणित का प्रश्न। गणित का प्रश्न एक जीएस की बात यहाँ पे पूछा गया है। पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है परिमेय संख्याएं भिन्न में सम्मिलित नहीं हैं। जो भी परिमेय संख्याएं हैं वो भिन्न में सम्मिलित नहीं है। क्या परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं? तो भाई गलत बात है। जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो भिन्न होती हैं। परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ते हैं कि P/Q के रूप में जिन्हें लिखा जा सके। अब जितनी भी संख्याएं हैं उनको बटे में लिखा जा सकता है, जो भी बटे में लिखी जाती हैं वो भिन्न होती हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि दो भिन्न है, आप कह सकते हैं कि 2/1 लिखा जा सकता है, क्या ये भिन्न है? आप कहेंगे हाँ भिन्न है। तो परिमेय संख्याएं भिन्नों में सम्मिलित होती हैं। अब ये कह रहे हैं नहीं है, इस वजह से ये पहला विकल्प ही गलत है। इस वजह से हम पहले पे ही निशान लगाएंगे। लेकिन क्या हम बाकी को चेक नहीं करेंगे? तो हम बाकी सबको चेक करेंगे। वास्तविक संख्याएँ जो परिमेय नहीं है अवश्य ही अपरिमेय हैं। देखिए भैया, वास्तविक संख्याएँ जो होती हैं जो परिमेय नहीं हैं अवश्य ही अपरिमेय होती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्याएं होती हैं। और हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। तो क्या ये गलत है? तो भाई बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि वास्तविक संख्याएं जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय ही दो संख्याओं को 2 प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय, जो वास्तविक संख्याओं का एक रूप होता है। यानी कि ठीक है, तो अगर जो संख्याएँ परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय ही होंगी, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये कथन तो सत्य था। वास्तविक संख्याएं अद्वितीय होती हैं। वास्तविक संख्याएं अद्वितीय होती हैं। अद्वितीय मतलब जितनी भी संख्याएं वास्तविक हैं उनके जैसे कोई दूसरी संख्या, जैसे 2 एक वास्तविक संख्या है तो ये 2 मतलब 2 है। 2 किसी और के बराबर 2 नहीं हो पाता है। 2 जो है वो 2 ही है। मतलब वास्तविक संख्या अद्वितीय मतलब उनके जैसे कोई और वास्तविक संख्याएँ नहीं होती हैं, ऐसा ये कहना चाहता है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को जोड़ घटाव गुणा भाग किया जा सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस ये पहला वाला गलत था, इस वजह से वहीं पे हमने निशान सही का लगाया है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे एक पूछा जा रहा है, एक प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित है। कह रहे हैं MS वर्ड एक उदाहरण है। MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन ही तो है भाई। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS वर्ड जिसमें हम चीज़ों को लिखते हैं और मतलब फॉर्म वगैरह सब कुछ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं
चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन मैथ से क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि आपको बताना है कि ये जो संख्या मतलब दिखाई दे रहा है को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। छोटे से बड़े की मतलब घटते क्रम में बड़े से छोटे की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। अब देखिए ये जो 5 है इसका वर्गमूल निकालना तो मुश्किल हो जाएगा। आप क्या कीजिए 3 को ही अंदर घुसा दीजिए। 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग होता है 9, 9 पचे 45, अंडर रूट कितना मिल रहा है 9 पचे 45, 45 मिल गया है। इसका देखते हैं 2 अंदर जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 8 चौके 32, अंडर रूट के अंदर 32 हो जाएगा। ये 4 चौक 16, 16 छक्का 96। अब देखिए घटते क्रम सबसे बड़ी संख्या ये है, फिर ये है, फिर ये है। ये वाला किससे मिला, ये सबसे आगे ये होना चाहिए 4 अंडर रूट 6, फिर 3 अंडर रूट 5 होना चाहिए, फिर 2 अंडर रूट 8 होना चाहिए। ये पहला वाला विकल्प ही अपना सही जवाब है। संख्याएं जिस हिसाब से बनी है, जितने बड़े से छोटा होता ही है, बस वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या कहा गया है कि एक्स डब्ल्यू का पुत्र है। ये जो एक्स है वो पुत्र है किसका, डब्ल्यू का पुत्र है तो प्लस में, और डब्ल्यू वी का भाई है। डब्ल्यू जो है वो वी का भाई है, भाई है मतलब प्लस, कौन भाई है, डब्ल्यू। और वी यू की बहन है, वी जो है वो बहन है यू की, ये वी जो है बहन है यू की। यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यू एक्स का क्या लगेगा, एक्स का क्या लगेगा। अब ये तो ना ही प्लस दिखाई दे रहा है ना माइनस दिखाई दे रहा है, या तो ये चाचा हो सकता था या फिर बुआ हो सकती थी। अब पिता, ये देखो एक्स के पिता है ना, ये पिता का जो ये बहन है ये बुआ हो जाएगी, और अगर ये भाई होता तो चाचा हो जाता, अगर बहन होती तो बुआ हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगला सवाल हम देखते हैं। प्रश्न हमारे सामने है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। तो एक कथन कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, ये देखते हैं कि कहा गया है कि सभी दवाओं के दुष्प्रभाव हैं, यानी कि साइड इफ़ेक्ट सभी दवाओं के हैं, अतः दवाओं को लेते समय हमेशा जोखिम भरा हो सकता है। यानी दवाओं को लेते समय हमेशा जोखिम भरा हो सकता है, ये तो अपना कथन कहा गया है। निष्कर्ष में पहला है, कोई दवा बिना दुष्प्रभाव के जोखिम के असर नहीं डालती। तो यहाँ पे जोखिम दुष्प्रभाव दोनों की बात की गई थी दवा से, तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है उसी से संबंधित बातें, तो अब ये सही है। दूसरा, दवा बीमारी से ज़्यादा ख़राब असर डालता है। अब यहाँ पे ज़्यादा शब्द आ गया है, ज़्यादा ख़राब असर डालता है। देखिए दुष्प्रभाव का मतलब तो हो गया, लेकिन ज़्यादा ख़राब असर डालता है, ज़्यादा वाली बात ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं की गई थी। खराब प्रभाव असर डालता है ऐसा कहा गया था, पर ज़्यादा हो ऐसा नहीं कहा गया था। इस प्रकार से केवल एक जो अपना है कथन निष्कर्ष वही अनुकरण करता है। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है, ये वाला विकल्प। अगला मैथ का क्वेश्चन है, गणित का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में से कौन सा एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार का क्या मतलब होता है, जैसे हम 2 से 5 को भाग करते हैं, 2 दूनिया 4 कट गया, 1 बचा, दशमलव यहाँ लगेगा, 0 बढ़ेगा, 2 पंचे 10 खत्म हो गया। ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे 3 से 1 में भाग दीजिए, 3 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 3 त्रिका 9, और ये ख़त्म नहीं होगा। अब इसकी पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि शांत है क्या शांत है। आपको हर देखना होता है, क्या देखना होता है, हर देखना होता है। ये ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। नीचे वाले हर में 2 गुणते 5 इसके अलावा कोई संख्या दिखाई दे तो आप कहेंगे कि वो कैसा है, अशांत है, अन्यथा शांत है। ठीक है, जैसे कि ये जो 6 है, ये 2 तिहाई 6 है, तो इसमें 3 है, तब ये अशांत हो गया। यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है पहले ही, ये अशांत हो गया। 11 दिखाई दे रहा है, अशांत हो गया। 25 में 5 गुणते 5। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि हमको 2 तो नहीं दिखाई दे रहा है। हमने कहा कि 2 और 5 के अलावा कोई दिखाई दे, तो 2 और 5 के अलावा कोई दिखाई दे। अगर 2 ही अकेले दिखाई दे रहा है, या फिर 5 अकेले दिखाई दे रहा है, या फिर 5 2 बार दिखाई दे रहा है, या 10 बार दिखाई दे रहा है, पर 2 और 5 के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अन्यथा अगर 2 या 5 के अलावा कुछ ना दिखाई दे तो वो शांत हो जाएगा। तो जिसके नीचे अपना 25 है वही अपना सही जवाब है।
हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें लिखा गया है लॉजिक को इस रूप में लिखा जाता है तो ये फ्रूट को क्या लिखा जाएगा। इसमें बस इतना सा समझना है, क्रम व्यवस्था को समझना है कि एल आखिरी में चला गया तो एफ आखिरी में होगा, यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस इतना है, बाकी विकल्पों में नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ये डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी देख लो, ओ होना चाहिए तो आर पीछे होना चाहिए, आर भी है। ठीक है, अब देखो जी क्या है, सेकंड नंबर पे आ गया है, तो यहाँ पे यू जो है वो सेकंड नंबर पे है, बिल्कुल सेकंड नंबर पे है। ये जो आई है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया है, तो यहाँ पे जो आई है क्या वो फर्स्ट नंबर पे है, बिल्कुल है। और सी थर्ड नंबर पे है, तो टी थर्ड नंबर पे है, बिल्कुल है। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था को देखने वाला है, यानी कि बहुत सिंपल। ओके, आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो मैथ और रीजनिंग का मिला जुला रूप है, जिसमें यह क्वेश्चन तो रीजनिंग का होता है, पर इसमें करना होता है अपना मैथ। मैथ में क्या है कि भैया देखो, जहाँ पे स्टार लगे हैं उस स्टार पे ये जो चिन्ह है वो रखने हैं और सभी विकल्प ट्राई करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आसान बातें बताना चाहूँगा कि कौन सा विकल्प हमें ट्राई करना चाहिए होगा, कौन सा विकल्प नहीं ट्राई करना चाहिए होगा। वैसे यहाँ पे ज़्यादा सिंपल तो क्या है, बहुत मुश्किल ही है कि आप इसमें हमारा लॉजिक लगा पाएँ। हमें चेक करना होता है कि भाग का निशान, जैसे बराबर का निशान यहाँ जाएगा, गुणे का यहाँ जाएगा, भाग का यहाँ जाएगा और प्लस जोड़ का यहाँ पे जाएगा। अगर भाई यहाँ पे भाग हो रहा है, ये 35/20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35/20। और यहाँ पे ये गुणे का निशान है, गुणते 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये 5 चौके 20 हो रहा है, 4 से 35 को काटोगे दशमलव वाली गिनती मिलेगी, कोई प्रॉपर गिनती नहीं मिल पाएगी क्योंकि बराबर के उस पर हमको 25 लाना है। तो इस प्रकार से हमने देख कर समझ लिया कि हल किए बिना भी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है वो अपना उत्तर तो नहीं हो सकता। दूसरा ये चेक करते हैं, भाई प्लस यहाँ पे रहेगा, बराबर यहाँ पे लगेगा, भाग यहाँ, गुणा यहाँ पे, भाग पीछे। पहले यहाँ पे भाग होगा तो 10 मिल जाएगा, 10 से 35 में गुणा हो जाएगा तो 350 हो जा रहा है, और बराबर का निशान यहाँ पर लग गया था, तो 25 और 5 को जोड़ने पर 30, 350 के बराबर नहीं हो पा रहा। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। हर एक ऑप्शन को ट्राई करना है। अब आप इसमें एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, अगर आपका दिमाग तेज़ चल रहा है तो जैसा मैंने बताया ना कि शुरू से एक बार पूरा सारा क्वेश्चन देख लो, फिर सेकंड टाइम में राउंड लगाने लगो, दूसरे टाइम। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं आमतौर पे क्या करता हूँ कि ये लेंदी क्वेश्चन है, ज़्यादा समय लेने वाला क्वेश्चन है, तो ये मैं पहली बार में छोड़ देता हूँ। ठीक, जब दूसरी बार से घूम के आएंगे तब इस पर थोड़ा ध्यान दे देंगे और उत्तर मिल जाएगा। ये करता हूँ मैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ देना होता है कभी कभी, मतलब पहली बार में छोड़ देते हैं, सेकेंड टाइम में घूम के आते हैं तो हो जाता है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन में क्या है, भाग का निशान यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, बराबर यहाँ पे है, गुणा यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो भाग करेंगे, 5 से 25 में भाग किया तो 5 मिल गया, और बराबर के प्लस है ना, तो इसमें 35 5 46 हो गया, और इधर गुणा के निशान 20 दूनी 40, 40 40 बराबर हो गया। सी वाला ऑप्शन का सही जवाब है, तो डी वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो यार, अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को दे देते हैं आपको होमवर्क के रूप में। ये रहा आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ये रहे विकल्प, ट्राई करके बताओ कौन सा है ऑप्शन सही। ठीक है, ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।